गायत्री मंत्र प्रार्थना के रूप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, अपने दिव्य प्रकाश से, दिव्य चेतना से चैतन्य करें और हमें सद मार्ग पर, सन्मार्ग पर सदकर्मों को करने के लिए प्रेरित करते रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम करेंगे सर्वप्रथम लाइट यौगिक एक्सरसाइजेस, जिन्हें हम सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कहते हैं, जो पहले से आप करते आ रहे हैं। एक दो रोज और हम इन्हें रिपीट करेंगे, उसके पश्चात फिर हम दूसरी क्रियाओं की तरफ बढ़ जाएंगे। स्थूल क्रियाएं या अन्य क्रियाएं भी हम सीखेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं वन टू ऑल सारी हम रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे। शरीर को रखेंगे सम स्थिति में अवस्थित, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ की उंगलियां खुली हुई, शरीर से चिपके हुए हाथ, थाई से मिले हुए हाथ। करेंगे सर्वप्रथम ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 1। स्टार्ट। तीन राउंड्स आप सभी अपने अभ्यास के लिए, अपनी स्मृति के लिए, अपने अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण के लिए करते जाइए। इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से प्राप्त हैं। आप पूर्व में प्राप्त दिशा निर्देशों के साथ आप अपने अभ्यास सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के करते जाएं। रिलैक्स। नेक्स्ट वन, ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 2। स्टार्ट। श्वास लेते हुए सर पीछे की तरफ जाता है, 3 सेकंड्स के लिए रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए सर को, चेहरे को आगे की तरफ अधिकतम झुकाते हैं। ठोड़ी को कंठकूप में, स्टर्नम बोन्स पर, रिब्स के जॉइंट पर स्पर्श कर देते हैं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 3। क्लॉकवाइज श्वास लेते हुए पीछे से आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए मूवमेंट करना, श्वास लेते हुए पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना। फिर इसके ऑपोजिट भी, एंटी क्लॉकवाइज भी हम क्रिया का अभ्यास कर लेंगे। तीन चार बार एक दिशा में, 3-4 बार उसके विपरीत दिशा में। अभी हम करेंगे नेक्स्ट ग्रीवा शक्ति विकासक नंबर 4।
Deep and fast inhaling, deep and fast exhaling. Start. हाँ हेलिंग फेलिंग का गहरे तेजी से श्वास लेते हैं, गहरे तीव्रता से श्वास छोड़ते हैं। अधिकतम गहरा तेज श्वास लेना गले के सभी ऑर्गन्स को वाइब्रेट करते हुए, प्रभावित करते हुए, स्पर्श करते हुए श्वास लेना, श्वास छोड़ना। रिलैक्स। अभी हम करेंगे भुजवल्ली शक्ति विकासक नंबर 1। स्टार्ट। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। लगातार करते जाइएगा 8-10 राउंड्स के लिए। भुजवल्ली शक्ति विकासक। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पूर्ण भुजवल्ली शक्ति विकासक। गहरा श्वास लेकर के हाथ सामने लाए, मुट्ठियां बंद किया, रोटेट कर दिया हाथों को अधिकतम। नंबर्स में रोटेट कर देते हैं 15-20 बार तक, और अंत में श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ हिट करते हुए स्ट्रेच कर देते हैं, हाथ वापस ले आते हैं। पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, हाथों को ऊपर लाए, मुट्ठियां बंद करके इसके विपरीत दिशा में संचालित कर दिया हाथों को, शोल्डर्स को, क्लेविकल बोन, स्केपुला, सर्वाइकल वर्टिब्रास, थोरेसिक वर्टिब्रास, रेब्स, स्टर्नम, लंग्स, हार्ट के आसपास के मसल्स के लिए बहुत लाभकारी है। और अंत में श्वास छोड़ते हुए हिटिंग करते हुए सामने की तरफ हाथ लाते हैं, वापस नीचे साइड्स में। फिर अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 1। दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे अंदर फोल्ड कर लिया, मुट्ठियां बंद करके पीछे रखा, और बाएं हाथ के माध्यम से दाहिने हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लिया बैक साइड। अब गहरा श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे 3 सेकंड्स के लिए, एक्सट्रीम पॉइंट पर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, और इसी को 3-4 राउंड्स में आप दोहरा दीजिए। श्वास लेते हुए पीछे जाकर रुके, श्वास छोड़ते हुए आगे आते हुए झुके। कटी शक्ति विकासक नंबर 1 आप कर रहे हैं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 2। दोनों पैरों के बीच 2 फीट लगभग गैप रखिएगा, दोनों हाथों से बैक को होल्ड कर लीजिएगा। गहरा श्वास लेते हुए पीछे गए, रुके, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, झुके। अधिकतम बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग अधिकतम, फॉरवर्ड बेंडिंग अधिकतम। ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको और बेटर और बढ़ाना, और बेंड पीछे की तरफ, आगे की तरफ होने का अभ्यास करना, लेकिन सावधानी के साथ और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना। ऑल ऑफ सडन झटके के साथ या 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा ये अच्छा नहीं होगा। 10-15 दिन, 20 दिन लगाएं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाएं। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 3। दोनों हाथ थाइस के बराबर में ले आए, श्वास लेते हुए पीछे झुके, हाथ थोड़े से आगे आए, बहुत ज्यादा नहीं। श्वास छोड़ते हुए चेहरा आगे आया,
हाथ थोड़े पीछे ऊपर उठे, श्वास लेते हुए वापस पीछे गए, 3 सेकंड्स के लिए रुके, श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। इसमें अधिकतम मूवमेंट हो जाता है लोअर बैक का, लंबर वर्टिब्रास, सैक्रल वर्टिब्रास का, कॉक्सिक्स का, पेल्विक जॉइंट का और हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाइस की, शाइटिका नर्व्स का। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 4। दोनों हाथ साइड्स में, श्वास छोड़ते हुए साइड में, श्वास लेते हुए वापस सामने की दिशा में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, श्वास लेते हुए वापस सामने की दिशा में, दूसरी दिशा में। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कटी शक्ति विकासक नंबर 5। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, श्वास लेकर के सामने हाथ लाए, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट किया, पीछे गए, श्वास लेते हुए सामने आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट कर दिया, श्वास लेते हुए सामने वापस। और लगातार करते जाइएगा 3-3, 4-4 राउंड्स दोनों दिशाओं में। रिलैक्स। अभी हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक। दोनों पैरों को मिला लिया, गहरा श्वास लेकर के दोनों हाथ सामने लाए, सांस रोकने के बाद घुटनों पर बैठ गए, कुर्सी आसन, उत्कट आसन जैसी स्थिति में रुके रहे 4-6 सेकंड और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर रोक लिया, नीचे बैठे, झुके, रुके, चेहरा, कंधे, छाती, पेट, पीठ बिल्कुल सीधे सामने, मानो रीढ़ चेयर से, दीवार से लगी हुई हो। श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। अभी हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक बी। हाथ साइड्स में खोल लेंगे श्वास लेते हुए, श्वास रोक करके नीचे झुके, घुटनों को साइड्स में खोला, 4-6 सेकंड्स रुकने के पश्चात फिर वापस श्वास छोड़ दिया, हाथ नीचे ले आए। पुनः गहरा श्वास लेकर रोक लिया, हाथ साइड्स में, सांस रोक लेने के बाद पोजीशन नीज बेंडिंग की, मेंटेन की कुछ सेकंड्स के लिए और फिर वापस आए, श्वास छोड़ दिया। अभी हम करेंगे जानु शक्ति विकासक क्रिया। दाहिने पैर के पंजे को पीछे पीठ की तरफ ले गए, होल्ड किया, हाथों की मदद से भी हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। शुरुआत में दोनों पैरों की जंघाएं एक दूसरे के साथ मिली हुई हों और हाथ वापस रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। अब पैर को सीधा कीजिए, फिर वापस फोल्ड कीजिए, फिर सीधा कीजिए। इनहेलिंग, फोल्डिंग, रुकना 2-3 सेकंड, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करना। अगेन 3-4 राउंड्स कर लेंगे, फिर दूसरे पैर के साथ यही क्रिया का अभ्यास। जानु शक्ति विकासक मीन्स knee strengthening exercises.
हाथों को रिलैक्स छोड़ दिया, पैर को मूवमेंट दिया, वापस वापस वापस, रिलैक्स। कुछ और भी हम जानू शक्ति विकासक अभ्यास एक्स्ट्रा में सीख लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर लाए, बाहर खोलते हुए ऐसे गोल आकार घुटनों को ले गए, बाहर खोलते हुए गए, फिर वापस आए, घुटने सीधे हो गए। 3 बार ऐसे कर ले। 3 बार बाहर से अंदर लाते हुए घुटने सीधे होंगे। फिर दोनों घुटनों से एक साथ बाएं दिशा में 3 बार, फिर 3 बार इसके विपरीत दिशा में। ये भी घुटनों के लिए इफेक्टिव और हेल्पिंग एक्सरसाइजेस है। सीवियर घुटनों की प्रॉब्लम है, मोटापा ज्यादा है, वेरिकॉज वेन्स का सीवियर प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस सीवियर है, तो इन्हें शुरुआत में नहीं करेंगे। करेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज, बहुत झुकने का जरूरत नहीं है, हल्का सा मूवमेंट किया, कुछ दिन के बाद उसे और बढ़ाया, कुछ दिन के बाद उसे और बढ़ाया, ग्रेजुअली स्टेप वाइज एंटर करते हैं, फिर वापस आ गए। अभी हम करेंगे पैर के पंजों के लिए, टखनों के लिए एक्सरसाइजेस, यानी कि पाद मूल विकासक क्रियाएं। दाहिने पैर को आगे लाए, गोल आकार ऐसे चला दिया, इसके विपरीत दिशा में भी चला दिया, फिर दूसरे पैर के पंजे को इसी प्रकार चला दिया, इसके विपरीत दिशा में चलाया, रिलैक्स। दोनों पैर मिला लिए, दोनों हाथ थाइस से मिले हुए साइड्स में। श्वास लेते हुए एड़ियां ऊपर उठाई, शरीर को ऊपर खींचा, पैर के पंजों पर तना हुआ खींचा हुआ शरीर ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए ऊपर गए, रुक गए, श्वास लेकर के पोजीशन में बने रहे, स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ को, ट्रैक्शन किया, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः तीसरी बार श्वास लिया, स्ट्रेच अप, होल्ड, श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग, स्किपिंग, दोनों पंजों के बल, पंजों को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, पंजों को एक्सरसाइज हो जाती है, तलवों का, पंजों का, पैर की उंगलियों का, एड़ियों का, टखने का, पिंडली का, घुटने का, जंघा का, टोटल एक्सरसाइज इसमें हो जाता है, विशेष रूप से पंजे का। रिलैक्स, रुक गए। अभी दोनों हाथ साइड्स में लाए, दाहिने पैर के पंजे को आगे लाए और ऐसे अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड ऐसे चला लिया। ये कुछ एक्स्ट्रा में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी आपके सिलेबस में नहीं है। इंग्लिश के 8 के फिगर में चला दिया, जैसे अंग्रेजी भाषा का इंग्लिश 8 का फिगर में मूवमेंट दिया, एंकल को, टोज को, इसके विपरीत दिशा में भी चला दिया, फिर दूसरे पैर के पंजे के साथ भी इसी प्रकार अप साइड डाउन साइड मूवमेंट दिया। फिर इंग्लिश के मैथ्स के 8 के फिगर में रोटेट कर दिया, पैर के पंजे को, पैर के अंगूठे को पेन की भांति मानकर चला देना, इसके विपरीत दिशा में भी चलाना। रिलैक्स। और अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार क्रियाएं, साथ साथ योग आसन किस स्थिति में कौन सा है, कब श्वास लेना है, कब छोड़ना है, किस योगासन का क्या नाम है,
ये हम ध्यान में रखेंगे। सूर्य नमस्कार में पहले सम स्थिति, दोनों पैरों के पंजे एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ की उंगलियां खुली हुई, थाई से मिले हुए हाथ। फिर नेक्स्ट पोजीशन में नमस्ते जी जैसा पोजीशन। प्रणाम आसन ये कहलाता है, ये भी एक आसन है, एक स्थिति है। सूर्य नमस्कार की। अभी हस्त उत्तान आसन, प्रणाम के बाद श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्त आसन, दोनों हाथ नीचे साइड्स में, सर अंदर की तरफ अधिकतम। फिर श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले आए, अश्व संचालन। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले गए, पर्वत आसन। अब श्वास ना छोड़ना है ना लेना है, सांस छोड़ा हुआ है और घुटने छाती ठोडी को फ्लोर पर स्पर्श किया। अष्टांग प्रणाम आसन या अष्टांग नमन आसन या साष्टांग प्रणाम, कई नामों से इसे जानते हैं। बहु नमन आसन भी कहते हैं। फिर भुजंग आसन, श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर की तरफ, घुटने सीधे, पैर के पंजे पीछे की तरफ फ्लैट। भुजंग आसन रीढ़ के लिए बहुत प्रभावशाली ये स्थिति। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन की स्थिति। एड़ियां मिलाइए, फ्लोर पर कोशिश कीजिए एड़ियां तलवे स्पर्श कर जाएं फ्लोर पर। फिर श्वास लेते हुए बाएं पैर को आगे लाए, दोनों हाथों के बीच, चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ, पीछे जो पैर है उसका घुटना फ्लोर पर मिला हुआ और पीछे जो पैर है उसका पंजा पीछे की तरफ खिंचा हुआ। फिर श्वास छोड़ते हुए पाद हस्त आसन, दूसरा पैर भी दोनों हाथों के बीच में आ गया, सर अधिकतम अंदर की तरफ, घुटनों की तरफ, ठोडी कंठकोप में स्पर्श करने के लिए प्रयास करते हुए। फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, हस्त उत्तान आसन और फिर वापस प्रणाम आसन। अभी पुनः स्टार्ट। 1 श्वास लेना, 2 श्वास छोड़ना, 3 श्वास लेना, 4 श्वास छोड़ना, 5 श्वास छोड़े ही रखना, ना लेना ना छोड़ना, 6 श्वास लेते हुए ऊपर आना, 7 श्वास छोड़ना, 8 श्वास लेना, 9 10 श्वास लेना और वापस 11। अभी हाथ वापस ले आइएगा। ये 12 स्थितियां हैं। कौन कौन सी एक बार पुनः देखिए, हाथ बराबर में लाए पहले। अब पहली स्थिति है प्रणाम आसन, ये हो गया 1। 2 हाथ ऊपर, 3 हाथ नीचे, 4 एक पैर पीछे, 5 पर्वतासन, 6 नमन आसन,
7 भुजंगासन, 8 पर्वत आसन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्त आसन, 11 हस्त उत्तान आसन, 12 प्रणाम आसन। यानी कि प्रणाम आसन में आप 1 में आए और फिर 12 में वापस लौट आए और वापस सम स्थिति में हाथ ले आते। तो ये सूर्य नमस्कार के आसन हैं। और किसमें श्वास छोड़ना है, किसमें श्वास लेना है, ये हमें अभ्यास रखना है। और 12 अलग अलग इसकी स्थितियां हैं और इसमें 7 अलग अलग योग आसन है। एक बार पुनः ध्यान देंगे कौन कौन से आसन हम करते हैं। नंबर 1 प्रणाम आसन, नंबर 2 हस्तोत्तान आसन, नंबर 3 पाद हस्त आसन, नंबर 4 अश्व संचालन, नंबर 5 पर्वत आसन, नंबर 6 भू नमन आसन, नंबर 7 भुजंग आसन। और 7 के बाद वापस लौटते हैं फिर पर्वत आसन में। यानी कि 7 आसन इसमें हो जाते हैं। वापस दूसरी स्थिति, नेक्स्ट, वापस। माने जिन स्टेप्स से गए उन्हीं स्टेप्स से 7वें के बाद हम वापस हो जाते हैं। रिलैक्स। शव आसन में शरीर को छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, 2-3 मिनट्स के लिए शरीर को शिथिल अवस्था में ड्रॉप कर दीजिए ताकि शरीर का एक्सर्शन, टायरनेस, स्ट्रेस, टेंशन रिलीज हो जाए। शरीर योगासन या प्राणायाम या अन्य योग के अभ्यासों के लिए सहज रूप से तैयार हो जाए। कम आयु के लोग या बिगिनर्स या बच्चे, स्टूडेंट्स, उनको आप 2-3 सरल योगासन, 2-4 लाइट एक्सरसाइजेस और सूर्य नमस्कार और 1-2 प्राणायाम, ऐसा आधा घंटे का 40 मिनट्स का प्रोग्राम बना के दे सकते हैं, करा सकते हैं। कोई 1 घंटे का समय दे सकते हैं बेटर, तो उसमें लाइट एक्सरसाइजेस, कुछ योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, शवासन और ध्यान या मंत्र जप के अभ्यास। 1 घंटे के योग कक्षा में, योग अभ्यास में हम बिल्कुल अच्छे से अपने सभी कार्यक्रम आदर्श रूप से पूरे कर सकते हैं, जिसमें मंत्र भी, प्रार्थना भी, ओम का चैंटिंग भी, लाइट एक्सरसाइजेस भी, योगासन भी, प्राणायाम भी, मुद्राज बंधाज में से भी कोई 1-2, फिर मेडिटेशन का भी एक सरल कोई अभ्यास, शवासन योग निद्रा में से भी कोई कुछ मिनट्स के लिए अभ्यास, और अंत में पुनः मंत्र या प्रार्थना के गायन के साथ समापन, ओम चैंटिंग के साथ, ओम शांति के साथ समापन।
अभी हम करेंगे कुछ योग आसन का अभ्यास। लेफ्ट हैंड साइड को करवट दीजिएगा और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठने की स्थिति में कुछ योग आसनों का अभ्यास हम करेंगे। सर्वप्रथम वज्र आसन। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए और एडियो पर हम बैठ गए। रीढ़, कंधे, छाती सीधे, दोनों हाथ घुटनों पर अवस्थित। डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है ये योग आसन। वज्र नाड़ी शरीर के अंदर अग्नि तत्व के बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए इस आसन का नाम है वज्र आसन। चूंकि वज्र नाड़ी को ये सक्रिय कर देता है, परिणाम स्वरूप शरीर के अंदर फायर कंटेंट्स, विशेष रूप से डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है। तो जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है, पाचन क्रिया सुचारू नहीं है, उनके लिए लाभकारी है। और प्रॉब्लम होगी तभी ऐसा अभ्यास करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। सामान्य सरल रूप में भी, अपने सहज रूटीन में भी भोजन करने के पश्चात या किसी अन्य समय कुछ देर वज्र आसन में बैठना अपने लिए अच्छा है। अधिक देर तक बैठना घुटनों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। कुछ देर बैठना। और सीवियर अर्थराइटिस या घुटनों का दर्द या सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या शायटिका सीवियर है तो इन अभ्यास को सावधानी से करें या ना करें। अभी हम करेंगे शशक आसन। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे की तरफ झुके। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर रख दिया, माथे को फ्लोर पर स्पर्श किया, नेत्र बंद करके शरीर को रिलैक्स स्थिति में छोड़ दिया। शशक आसन हार्ट पेशेंट्स के लिए, लंग्स के और ब्रेन के पेशेंट्स के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अभी गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को वापस लाए, शरीर को वापस बैठने की स्थिति में लेकर के आ गए। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस घुटनों पर अवस्थित। अभी हम करेंगे उष्ट्र आसन। पहले अर्ध उष्ट्र आसन का अभ्यास हम कर लेंगे। घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के पंजों को गड़ा के रखेंगे। दोनों पैरों के बाद बीच, घुटनों के बीच 4-6 इंच गैप रखिएगा ताकि शरीर संतुलित रह सके। श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर की एडी को होल्ड कर लेंगे, पीछे की तरफ झुके, दोनों हाथों की कोहनियां सीधी। जिनको हर्निया है वो पीछे झुकने वाले योगासन नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई है, सावधानी से झुकेंगे। घुटना दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका है, सावधानी से करेंगे। सीवियर प्रॉब्लम है तो शुरू में इन क्रियाओं को न करें। रिलैक्स, वापस श्वास छोड़ते हुए। अभी हाथ हम चेंज कर लेंगे। श्वास लेते हुए दूसरे हाथ के साथ अभ्यास। अब आप श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। श्वासों को अलाउड कर देते हैं जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर योग आसन की स्थिति में देर तक रुकते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ वापस। और अभी हम उष्ट्र आसन दोनों हाथों से करेंगे।
पहले हमने किया अर्ध ओष्ट्र आसन, हाफ। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को हम ले गए दोनों पैरों की एड़ियों की तरफ और पेट और पीठ को आगे की तरफ निकाला, बॉडी को पीछे की तरफ बेंड किया, फिर श्वास छोड़िए लीजिए, श्वास छोड़िए लीजिए, गहरे श्वास के साथ प्रक्रिया। ओष्ट्र आसन शाइटिका, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स सभी के लिए लाभकारी है। सीवियर है जॉइंट्स पेन तो शुरू में इस क्रिया को नहीं करना है, पहले दूसरी लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, सरल योगासन कीजिए। रिलैक्स, वापस आए, श्वास लेते हुए हाथ वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे साइड से। पुनः वज्रासन में आप बैठ जाइए और अभी कर लेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों को मुट्ठियां बना करके नाभि के दोनों दिशाओं में स्थित कर दिया, गहरा श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए, पेट को अंदर दबाया, पैनक्रियाज ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है, पेट के क्षेत्र में है अपान वायु, अपान वायु पर प्रेशर पड़ने से पैनक्रियाज ग्लैंड की सेल्स एक्टिवेट होती हैं, तो उससे पर्याप्त इंसुलिन आने लगता है। इंसुलिन की इंजेक्शन या डॉक्टर से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। श्वास लेते हुए वापस। इंसुलिन बनाने वाला फैक्ट्री जो भगवान ने दिया है पैनक्रियाज ग्लैंड की बीटा सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स, उनको हम एक्सरसाइज कराएं, उनको हम नॉकिंग करें, उनको हम प्रेशराइज करें, उनको हम एक्टिवेट करें। श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं, फिर श्वास छोड़ दिया, पुनः गहरा श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए, पेट को अंदर दबाया, चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा के रखा। ये कहलाता है मंडूक आसन। मंडूक आसन 3 से 5 राउंड्स अपने लिए पर्याप्त है। विशेष लाभ लेने के लिए 8 राउंड्स तक भी कर सकते हैं। रिलैक्स। और अभी आप करेंगे भद्र आसन। दोनों घुटनों को खोल लीजिए, 1.5-2 फीट का गैप, रीढ़ सीधा, चेहरा सामने, बायां हाथ दाहिने कंधे के पीछे, दाहिना हाथ बाएं कंधे के पीछे। तो आप नॉर्मल बैठे इस प्रकार तो भद्र आसन है, और हाथ ऊपर उठा लिए तो उत्तान मंडूक आसन है, रीढ़ सीधा, चेहरा सामने। अभी आप कर रहे हैं उत्तान मंडूक आसन। रिलैक्स, हाथों को वापस लाए, चेंज कर लीजिए हाथ। रिलैक्स। और अभी हाथ वापस लाने के पश्चात पैरों को भी एक एक करके वापस सीधे सामने की दिशा में निकाल लिया। करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे स्ट्रेच किया,
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजों को होल्ड कर लिया, चेहरे को अधिकतम नीचे की तरफ लाए, घुटनों के निकट, चेहरा, माथा घुटनों को स्पर्श करने के तरफ बढ़ते हुए दिन प्रतिदिन। पुनः श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। पश्चिमोत्तानासन 3 से 5 राउंड्स तक आप कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन कई आसनों को करने के लिए आपके लोअर बैक को बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए तैयार कर देता है। बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग से ही पता लग जाता है कि आप 80%, 90% योग आसन ठीक से करने की स्थिति में है या नहीं है। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर आते हैं, पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। पश्चिमोत्तान आसन कॉस्ट इफेक्टिव सरल आसन है। कोई आवश्यक नहीं है कि हाथ पैरों तक जाएं, पिंडली तक रखिए, टखने तक रखिए। आवश्यक नहीं है माथा घुटने को स्पर्श करे। जितना सहजता से होता है उतना आप कीजिए और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए, स्टिफनेस को रिलीज कीजिए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पूर्वोत्तान आसन। दोनों हाथों को रख लेंगे पीठ के पीछे कुछ गैप पर। श्वास लेकर रोक लिया, पेट को, पीठ को, लंबर रीजन को ऊपर उठाया। पैर के पंजे, पैर की उंगलियां, तलवा फ्लोर को टच करने की स्थिति में आने लगता है और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। पूर्वोत्तान आसन का अभ्यास ये आपने कर लिया। रिलैक्स। अभी शरीर को छोड़ दीजिए शव आसन की स्थिति में वापस 2 मिनट्स के लिए। देखिए, आपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर योगासन कर लिए, फिर शवासन कर लिया, फिर कुछ योगासन या प्राणायाम कर लिए, तो फिर शव आसन कर सकते हैं या मकर आसन कर सकते हैं या बाल आसन कर सकते हैं। माने विश्राम के लिए, रिलैक्सेशन के लिए आवश्यक नहीं है आप हर बार शव आसन ही करें। एक बार शव आसन कर लिया तो दूसरी बार मकर आसन कर सकते हैं। एक बार शव आसन किया तो दूसरी बार आप शशक आसन कर सकते हैं। एक बार मकर आसन किया है तो दूसरी बार आप बाल आसन कर सकते हैं। और अभी हम करेंगे प्राणायाम के अभ्यास। पहले यौगिक डीप ब्रीदिंग, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर शीतली प्राणायाम जो कि हमारे सिलेबस में भी है, और साथ ही हम सीखेंगे शीतकारी प्राणायाम भी एक्स्ट्रा में। और फिर करने लगेंगे हम और 1-2 प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम या अन्य बंधास मुद्रास के अभ्यास। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िएगा। शरीर के नस नाड़ियों में प्राणों को चैनलाइज कर दीजिए। शरीर के अंगों को एक्टिवेट कर लीजिए
और लेफ्ट हैंड साइड को करवट दिया, दोनों हाथों के सहारे से, घुटनों के सहारे से शरीर को धीमे से अपनी स्थिति में बिठा दिया। रीढ़ सीधा, चेहरा सामने, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा या चिन्हमय मुद्रा की अवस्था में अवस्थित, नेत्र बंद, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास प्रश्वास पर। करेंगे यौगिक डीप ब्रीदिंग स्टार्ट। गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास छोड़ना। यौगिक डीप ब्रीदिंग हमारे नस नाड़ियों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्राणायाम के लिए तैयार करता चला जाता है। गहरे लयबद्ध श्वास लेने, गहरे लयबद्ध श्वास छोड़ने। श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 का सूत्र नंबर 47, 48, 49, 50 और 70, ये 5 सूत्र हमारे सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 2 का 47वां सूत्र बड़ा फेमस भी है, हमने अनेकों बार सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। हमें अपने कर्म पर, काम करने पर अधिकार है, ना कि काम करने के बाद उसके फल पर। क्योंकि हम कोई भी काम जो करते हैं अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, प्रकृति के वशीभूत करते हैं। तो जब प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति के प्रभाव में, प्रकृति के द्वारा संचालित, निर्देशित होके काम करना ही है, तो केवल प्रकृति के प्रभाव में काम करते चले जाना परिणाम क्या होगा? परिणाम के प्रति अपेक्षा रखना, इच्छा रखना, कैलकुलेशन करना, स्ट्रेस, टेंशन रखना, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म पर अधिकार। वर्किंग हम बेटर कर रहे हैं तो रिजल्ट बेटर होगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। कर्म पर अधिकार है, ना कि फल पर। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्व अकर्मणि। हम कर्म फल हेतु, यानी के रिवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, कुछ गेन होगा, कुछ बेनिफिट्स होंगे, ऐसे कारण से जो लोग काम करते हैं वो स्वस्थ तरीका नहीं है। किसी मोटिव के कारण से हमें
स्वार्थ के कैलकुलेशन की अपेक्षा के कारण काम नहीं करना है, और न ही अकर्मण्यता लानी है। यानी कि कर्म इसलिए नहीं करना है कि हमें कोई स्वार्थ, कोई रिजल्ट, कोई लाभ लेना है, और कर्म करना भी नहीं छोड़ देना है ये सोच करके कि जब कुछ गेन ही नहीं करना है, कुछ बेनिफिट, प्रॉफिट, फल ही नहीं इच्छा करना है, तो फिर काम ही क्यों करें। ये इस सूत्र का अर्थ है। कर्म पर अधिकार है, ना कि कर्म फल पर। और स्वार्थ से, किसी उद्देश्य से हम काम करें, या कोई उद्देश्य, कोई स्वार्थ हमारा पूरा ना हो रहा हो तो हम काम ही ना करें, ये गलत है। और दूसरा सूत्र है सूत्र नंबर 48। अभी और करते जाइए 1 मिनट के लिए यौगिक डीप ब्रीदिंग, साथ साथ सूत्र का श्रवण। नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करें। योग में स्थित होकर के माने आत्मा को परमात्मा से जोड़कर, परम का चिंतन, परम का दर्शन, परम का वर्ण करके हम कर्म करें। संग त्यक्त्वा धनंजय, संग त्याग दें। धनंजय, हे अर्जुन, हे धनंजय, संग माने अटैचमेंट। किसी भी चीज का संग करना, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अटैचमेंट होना, ये संग कहलाता है। तो ये सूत्र कहता है कि हम अपना काम करें योग की स्थिति में स्थित होकर, साथ साथ अटैचमेंट को त्याग कर। सिद्ध असिद्ध हो, काम पूरा हो या ना हो, कुछ प्राप्त हो या ना हो, समो भूत्वा, रहे हम कैसे, सम यानी कि बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम में, इक्वेनिमिटी में। सिद्ध असिद्ध हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, कुछ सिद्ध हो जाए या असिद्ध हो जाए, दोनों स्थिति में सम रहना। समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्वम, इवननेस, इक्विलिब्रियम या इक्वेनिमिटी योग कहलाता है। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। प्रॉफिट हो, लॉस हो, फेलियर हो, सक्सेस हो, रिजल्ट्स गुड हो, बैड हो, कुछ गेन हो, लॉस हो, व्हाटएवर, सभी स्थिति में सम स्थिति में रहना, हमेशा सम रहना, इक्विलिब्रियम में, इक्वेनिमिटी में रहना। क्योंकि समत्वम योग उच्यते, यानी कि जैसे पातंजलि दर्शन में योग की परिभाषा थी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसे श्रीमद् भागवत गीता में ये परिभाषा है योग की, समत्वम योग उच्यते। 3 शब्दों में आ गया, इसलिए ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। योग की परिभाषा भागवत गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते। योग क्या है?
योग किसे कहा जाता है? समत्वम, इक्विलिब्रियम को, इक्वेनिमिटी को, समता को, हार्मनी को, संतुलन को, बैलेंस्ड स्टेट। दुख है या सुख है, अच्छा है या बुरा है, लाभ है या हानि है, मान है अपमान है, जो भी है, जैसा भी है, आप उस स्थिति से बिल्कुल सम संतुलित स्टेट में बने हुए रह करके गुजर जाएं, क्योंकि कोई भी स्थिति परिस्थिति हमेशा नहीं बनी रहती। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समता का भाव योग कहलाता है। सम रहना, संतुलित रहना, इक्विलिब्रियम में, इक्वेनिमिटी में रहना योग कहलाता है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ लाएंगे नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले श्वास छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, अब राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कल हम दूसरे अन्य 2-3 सूत्रास का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। समत्वम योग उच्यते किसका सूत्र है? ऐसे आ सकता है श्रीमद् भागवत गीता का, योग वशिष्ठ का, उपनिषद का, पतंजलि का, या ये पूछा जा सकता है भागवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा देने वाला सूत्र बताइए। तो बस 3 शब्द याद रखने, समत्वम योग उच्यते। जैसे पतंजलि योग दर्शन में चैप्टर नंबर 1 का सूत्र नंबर 2, योगस चित्त वृत्ति निरोध, 4 शब्द है। योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, रोक देना, ब्लॉक कर देना। ऐसे ही योग की परिभाषा श्रीमद् भागवत गीता के सूत्र के अनुसार है, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? उच्यते माने कहा जाता है। योग किसे कहा जाता है? समत्वम को, बैलेंस्ड स्टेट को। कितने अप्स एंड डाउन्स हो, कितने ही दुख सुख हो, कितने ही लाभ हानि हो, कितना ही मान अपमान हो जाए, ये सब हमारी अपनी परिभाषाएं, अपनी कंसेप्ट्स हैं। ये सब कैलकुलेशन है मन के, मस्तिष्क के। यदि आप सम स्थिति में रहते हुए चलते जाएं तो वो समय भी बीत जाता है, और आप अप्रभावित रहते हुए जैसे चलने के अभ्यासी, करते रहने के अभ्यासी, बढ़ते चले जाने के अभ्यासी, जीवन के अच्छे बुरे, लाभ हानि के दिनों से गुजरते चले जाने के अभ्यासी बन जाते हैं। एक और परिभाषा श्रीमद् भागवत गीता के नेक्स्ट सूत्र में है। उसमें कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। उसके अनुसार योग क्या है? कर्म की कुशलता, काम ठीक से कर रहे हैं, कर्म में कुशल हैं, परफेक्शन इन योर जॉब, इन योर ड्यूटी, इन योर वर्क। अब वो चाहे कुछ भी है, आप कुछ भी कर रहे हैं,
जिस समय आप जो कर रहे हैं उसको बस परफेक्शन के साथ, टोटलिटी के साथ, टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ हम करें, हाफ हार्टेड नहीं। योगाभ्यास कर रहे हैं तो पूरी तल्लीनता से करें। हम अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे परफेक्शन के साथ करें कि बस हमसे बेटर सफाई अच्छे से मानो कोई दूसरा कर ही नहीं पाएगा। पूरे अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस के साथ, तल्लीनता के साथ किसी भी काम को परफेक्शन के साथ, काम चाहे कुछ भी है, परफेक्शन आता है अवेयरनेस से, परफेक्शन आता है कंसंट्रेशन से। तो दो परिभाषाएं हो गई योग के लिए श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा, योगा कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। तीसरी परिभाषा हो गई पतंजलि योग दर्शन की, ऋषि पतंजलि के द्वारा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। रिलैक्स, रुक जाएंगे और अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में दोनों होठों को हम जैसे सीटी बजाते हैं या चाय आदि पीने के लिए, सिपिंग करने के लिए होठों को बनाते हैं चोंच जैसे भांति, दोनों होठों के बीच में जिह्वा को रखना है। जिह्वा को हल्का पाइप जैसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि दोनों होठों के बीच में जिह्वा, और जिह्वा के ऊपर से धीरे धीरे श्वास लीजिए। जिह्वा के ऊपर से लंबा गहरा धीमे धीमे श्वास लिया, गले में शीतलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम है। चूंकि मुख से श्वास ले रहे हैं तो लंग्स में सीधे सीधे चला जाता है अधिक मात्रा में और शीतल शीतल। मुख से श्वास लेते हैं, नासिका से श्वास छोड़ते हैं, रोकना नहीं है, आप कुंभक नहीं करना है। पुनः कर लीजिए, 4-5 बार कर लीजिए। दोनों होठों के बीच जिह्वा को लाए, जिह्वा को हल्का सा फोल्ड जैसे पाइप जैसे बना लिया। जिह्वा के ऊपर से धीरे 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 लंबा गहरा श्वास लिया। दांतों को, मसूड़ों को, जिह्वा के रूट को, गले को, लंग्स को ठंडक पहुंचाता हुआ, शीतलता देते हुए प्राणवायु जाता है। इसलिए जिनको नजला जुकाम, कफ कंटेंट्स का प्रॉब्लम है, वो विशेष रूप से सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। गर्मियों में शीतली प्राणायाम हर कोई कर सकता है। सर्दियों में नजला जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जिनको है, जॉइंट पेन्स जिनको है, अर्थराइटिस जिनको है, बीपी लो जिनको रहता है, कफ ज्यादा बनता है, वो इसको नहीं करेंगे। जिनको पित्त बढ़ा हुआ रहता है वो सर्दी में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बीपी हाई रहता है, गर्मी ज्यादा लगती है, टेंशन स्ट्रेस है, वो सर्दियों में भी कर सकते हैं। सीवियर सर्दी है, जनवरी दिसंबर जैसी, तो ना ही करें, क्योंकि आप श्वास ले रहे हैं मुख से, नाक से तो फिल्टर होके जाता है, थोड़ा टेम्परेचर चेंज होके श्वास लंग्स में जाता है।
मुख से हम सांस लेते हैं तो ठंडा ठंडा श्वास हमारे गले को, लंग्स को पहुंच जाएगा और लंग्स में और गले में ठंडक पहुंच जाएगी और वो ठंडक के कारण से हमको कफ कंटेंट्स बढ़ जाएंगे, नजला जुकाम बढ़ जाएगा। इसलिए सीवियर सर्दी के दौरान या बर्फीले क्षेत्रों में आप शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम सर्दियों में ना करें। पित्त बढ़ा हुआ है तो आप सामान्य सर्दी में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अधिक सर्दियों में कुछ दिन के लिए छोड़ दें। विशेष रूप से जब कोहरा, धुंध, ओस की बूंदें, ठंडी हवा, बरसात की फुहार सर्दियों में हो, तब आप मुख से श्वास लेते हैं तो मुख चूंकि लंग्स के अधिक निकट है तो सीधे लंग्स में चला जाएगा वाटर कंटेंट्स, कफ कंटेंट्स, और फेफड़ों में कफ बन जाएगा। सीधे सीधे ठंडक फेफड़ों में जम जाएगी, फेफड़े में फील होने लगेगा कफ के कारण इन्फेक्शन, दर्द। रिलैक्स 3 से 5 बार करना अपने लिए पर्याप्त है। विशेष लाभ लेने को 8-10 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम करेंगे सत्र का समापन। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। थैंक यू।